नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आप इस वीडियो में देख रहे हैं इंपॉर्टेंट साइंस के 100 क्वेश्चन। ये वो 100 प्रश्न हैं जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं। साइंस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कह सकते हैं आप इनके लिए। वीडियो फ्री है, पूरा देखिए, चेक करिए क्या ये 100 क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और इस प्रकार के वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मैं रोज 3 वीडियो अपलोड करता हूं, तीनों के नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस का वन लाइनर। इसमें से बहुत क्वेश्चन हाल ही में रेलवे में, एसएससी में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या काम है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का अवशोषण करने का काम करता है। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? तो मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु एनाबीना है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग जो है विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। हाइड्रा की स्त्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो हाइड्रा की स्त्रावी कोशिकाओं में यूक्लियोरेला नाम का सहजीवी शैवाल मिलता है। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग करते हैं? तो सैक्रोमाइसेस नाम के कवक का प्रयोग डबल रोटी के निर्माण में किया जाता है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कार्टिकोल्स कहा जाता है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन्स को क्या कहते हैं? तो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन्स को सेक्सिकोल्स कहा जाता है। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो जापान में लोग इंडोकार्बन लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। वनस्पति जगत में जल स्थलचर उभयचर किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को जल स्थलचर उभयचर कहा जाता है। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधों पर लगे होते हैं? तो जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधों पर ही लगे रहते हैं। दमा एवं खांसी में रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? तो दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाली इफेड्रिन औषधि इफेड्रा से प्राप्त होती है। किस एक की खेती पौधों का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो प्याज की खेती पौधों का प्रतिरोपण करके की जाती है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गूदेदार पुष्पासन नाशपाती का खाने योग्य भाग है। किस पौधों में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो साइकस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की आवश्यकता सामान्यतः अंकुरण के लिए नहीं होती है। सजीव प्रजक अंकुरण किसमें पाया जाता है? तो राइजोफोरा में सजीव प्रजक अंकुरण पाया जाता है। किस चीज़ के अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? तो वनस्पति उत्पादों की अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है। तेल बीजीय वाली फसलें किससे संबंधित होती हैं? तो तेल बीजों वाली फसलें क्रूसीफेरी कुल से संबंधित होती हैं। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है? तो एट्रोपा बेलाडोना के पत्तियों से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तो एफेड्रा पौधे का तना जो है एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है? तो लौंग इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रकार की पुष्प की कली है जिसका मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। फूल गोभी में पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूल गोभी में पौधे के पुष्प क्रम को खाया जाता है। हल्दी चूर्ण टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो हल्दी चूर्ण टर्मरिक पौधे के शुष्क प्रकंद से प्राप्त होती है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग फूल की कलियों से प्राप्त होता है। किस फल का एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो चावल की फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक की तरह प्रयोग होता है। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो चिलगोजा पाइन के बीज से प्राप्त होता है।
पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है? तो पौधों की वृद्धि के लिए 16 प्रकार के आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है। धान का खैरा रोग या लघु पतन रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो धान का खैरा रोग या लघु पतन रोग जस्ते की कमी के कारण होता है। फूल गोभी का विटल रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो फूल गोभी का विटल रोग ये जिंक की कमी के कारण होता है। ऊर्जा के रूपांतरण में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो ऊर्जा के रूपांतरण में देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का बदलाव है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों के द्वारा ऑक्सीजन गैस उत्पादित की जाती है, छोड़ी जाती है। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त होते हैं? तो ऑक्सिन पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त होते हैं। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा प्रकाशानुवर्ती संचलन नियंत्रित किया जाता है। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो जेसी बोस का नाम पादप वृद्धि अनुमापन के साथ में जुड़ा हुआ है। किस पेड़ की अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो यूकेलिप्टस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्लोरोफिल कहलाता है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक फफूंद है। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो बाजरा की फसल से संबंधित है हरित बाली रोग। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? तो धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जस्ते की कमी के कारण होता है। चाय में लाल रस रोग किसके कारण होता है? तो चाय में लाल रस रोग हरे शैवाल के कारण होता है। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कैटरपिलर वाली अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का काम करता है? तो पौधों में जैव पोषक वाहक का काम फ्लोएम करता है। राइट आंसर हो जाएगा। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो पादपों में जल और खनिज लवणों का संचालन जो है जाइलम के द्वारा होता है। एक वृक्ष की आयु का पता कैसे लगा सकते हैं? तो वार्षिक वलयों की गिनती करके एक वृक्ष की आयु का पता लगा सकते हैं। संवहनीय पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो संवहनीय पौधों में पानी ऊपर जाइलम टिश्यू के माध्यम से जाता है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रतिपादन जोहानसन ने किया था। बारबरा मैकिन्टॉक किस पौधे पर काम करने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बारबरा मैकिन्टॉक मक्के पौधे पर जंपिंग जीन के काम के लिए प्रसिद्ध हैं। 1959 में डीएनए रूप से संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो 1959 में डीएनए को संश्लेषित करने के लिए कॉर्नबर्ग को नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो वाटसन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया। सेल का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम सर्वप्रथम दिया था। कौन सी संरचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेदित करती है? तो सेंट्रिओल जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेदित करती है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा काम संपादित नहीं होगा? तो कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति से प्रोटीन का संश्लेषण संपादित नहीं होगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा काम नहीं हो पाएगा? तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर कोशिका भित्ति के कारण पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो उसे एजिंग कहा जाता है। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है? तो लवक प्रायः जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो पुरकिंजे ने जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसका कथन है? तो हक्सले का कथन है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है।
डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? तो डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार वाटसन और क्रिक ने प्रतिपादित किया। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले की थी। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? तो कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है? तो पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय रिक्टर नाम के वैज्ञानिक को जाता है। मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सुंदरवन डेल्टा में मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन पाए जाते हैं। यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण जंतु मर जाएंगे? तो संसार के अगर सभी पौधे मर जाएं तो ऑक्सीजन की कमी के कारण जंतु भी मर जाएंगे। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण से है? तो एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का अंतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र 33.3% के अनुपात में होना चाहिए। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है? तो कार्बनिक कृषि पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है। भारत में परिस्थितिकी संतुलन का कौन सा प्रमुख कारण है? तो परिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है वन उन्मूलन, वनों की कटाई। वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है क्या है? तो वनस्पतियों को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक फाइकोसाइनिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो परिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भूरासायनिक चक्र कहा जाता है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विद्युत उत्पादन का धारणीय विकास की दृष्टिकोण से जल विद्युत सबसे अच्छा स्रोत है। धारणीय विकास जिसके द्वारा उपयोग के संदर्भ में अंतर्गत पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विकास है। तो प्राकृतिक संसाधन जो हैं अगर इनका उपयोग ज़्यादा कर लिया गया, जिनका उपयोग पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, तो मतलब अगर अभी इनको ज़्यादा उपयोग करके ख़त्म कर दिया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये चीज़ अवेलेबल नहीं रह पाएगी, प्राकृतिक संसाधन जो हैं, क्योंकि इनको बनने में दोबारा काफ़ी समय लग जाएगा। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो एक मनुष्य को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदचाप कहा जाता है। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरितगृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरितगृह प्रभाव में पृथ्वी पर सर्वाधिक योगदान करती है। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग करके रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो हीमोग्लोबिन से संयोग करके रक्त में विषैला पदार्थ को कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होते हैं? तो शीशे के द्वारा वायुमंडल में शीशे के प्रदूषण के कारण तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होते हैं। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो सौर ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। वायुमंडल के जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ पर है? तो वायुमंडल में जो ओजोन छिद्र का पता लगा है अंटार्कटिका के ऊपर है। प्रदूषकों के रूप में फिनोलेक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? तो प्रदूषकों के रूप में फिनोलेक्स को गंदे पानी से बहुलक अधिशोषण के द्वारा निकाला जा सकता है। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन है? तो सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है। भूमिगत जल के प्रवाह के नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक क्या कहलाते हैं? तो उनको निश्चालक बोला जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो न्यूरॉन स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके उपयोगी है? तो टिश्यू कल्चर का अध्ययन जो है अनुवांशिकी के लिए उपयोगी है। रक्त में एंटीबॉडीज एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे सीरोलॉजी कहा जाता है। परिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? तो शरीर की संरचना और वातावरण से संबंध है। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हरगोविंद खुराना को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था। वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो विलियम हार्वे ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया।
डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना को सबसे पहले रेखांकित किया। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत सबसे पहले प्रतिपादित हुआ। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो वॉटसन के द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को जेनेटिक्स आनुवांशिकी कहा गया। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? तो रोनाल्ड रोस ने यह बताया था कि मलेरिया मच्छरों के द्वारा होता है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आपने कभी एग्जाम दिया होगा तो आपको इनमें से अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में मिल चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार के प्रतिदिन के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप अपने दोस्तों के साथ भी लिंक शेयर कर सकते हैं, फ्री वीडियो है, आपके दोस्त ज़रूर देखना पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।